हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में टू टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं हमने। एक तो प्राथमिक जननांग, और इसके बाद में आती है सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग में आता है वृषण, और वृषण स्रावित करता है हार्मोन, ये ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन। इतनी बातें आपको क्लियर है। जनरल इंट्रोडक्शन इसे नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको देख सकते हैं आप, वहाँ से आपको क्लियर होगा काफ़ी सारा। इसके बाद में आता है सहायक जननांग। सहायक जननांग में आता है वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और सीसन। दो ग्रंथि आती हैं। एक ग्रंथि आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक आती है काउपर ग्रंथि। ये आते हैं सहायक जननांग में। वृषण के ऊपर एक कोष होता है, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु को ले जाने वाली नली, शुक्राशय। अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए शुक्राणु स्टोर होंगे इसमें। मूत्रमार्ग, मूत्र को ले जाने वाली नलिकाएं के साथ में शुक्राणु को लेके जाती है। सीसन जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये शुक्राणुओं के पोषण और उनके मूवमेंट, गति के लिए हेल्पफुल होती है ग्रंथि। इतनी बात हमें क्लियर हुई भाई। प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग, इन सहायक जननांग को द्वितीयक जननांग भी बोलते हैं, या द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग, बातें क्लियर। अब इसके बाद में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में लेके चलते हैं वृषण उदर गुहा के नीचे एक थैलीनुमा कोश में स्थित होते हैं। ये आवरण होता है, इस पर रोम पाए जाते हैं। इस आवरण पर उदर गुहा के नीचे ये वृषण उदर गुहा के नीचे दो होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। उदर गुहा के नीचे थैलीनुमा संरचना में लटके होते हैं। इस थैलीनुमा संरचना पर रोम होते हैं। इसमें एक आई है वृषणकोश पेशी। वृषणोत्कर्ष पेशियां। ये पेशियां वृषण के साथ में यहाँ से अटैच होती हैं उदर गुहा में। ये यहाँ से अटैच होती है उदर के साथ में, ये उदर भाग हो जाएगा हमारा, तो इसके साथ अटैच होती हैं, वृषण को मूवमेंट कराती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वृषण की संरचना। एक वृषण की संरचना देखें तो वृषण कोशिका पेशियाई गुलाबी रंग के उदर गुहा के नीचे इसी के साथ में दो होते हैं। अब देखते हैं वृषण की संरचना में देखें तो वृषण ऐसे होता है। ये 4 सेंटीमीटर मोटा, 4 सेंटी मोटा और 2.5 सेंटीमीटर लंबा।
ये लंबाई, ये मोटाई इसकी, ये वर्षण होता है। एक वर्षण खाली खोल में पड़ा होता है, ये वर्षण है, और ये खाली खोल, खाली आवरण, ये देखिए ये खाली आवरण। इसमें दो प्रकार की पेशियां होती हैं, एक तो होती हैं श्वेत कंचुक और दूसरी होती है योनिक कंचुक। एक तो होती हैं योनिक कंचुक और एक पेशी होती है श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक, अब ये श्वेत कंचुक नीचे तक धंसा रहता है, श्वेत कंचुक धंसा रहता है, और ये धंसा रहता है आगे इसके अंदर धंसकर ये लौह से बना देता है। तो दोबारा से देखिए वर्षण, इसके अंदर ये श्वेत कंचुक धंसा हुआ है, ऐसे धंसा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ऐसे धंसा हुआ है इसके अंदर श्वेत कंचुक। ये क्या है? श्वेत कंचुक। और ये श्वेत कंचुक ऐसे धंसकर इसके बना देता है लौह। लौह इसे बोलते हैं पालियां। क्या बोलेंगे? पालियां। ये पालियां होती है 250 से 300 के लगभग ये पालियां होती हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में, इन पिंड में 2 या 3 महीने शुक्रजनन नलिकाएं खुलती हैं। इन पिंड में, ये पिंड रहे, इन पिंड में खुल रही शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिका, ये शुक्रजनन नलिकाओं के अलावा यहाँ पर होती है, इसकी संरचना में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इनमें होती हैं रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, और इसी के साथ में अंतराली कोशिकाएं। अंतराली या लीडिंग सेल्स, जो LH या बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। ये है मानव लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन, ये लिंग हार्मोन आएगा तो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होंगे। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शरीर का वृद्धि करना, शुक्राणुओं का बनना, ये क्या है? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। तो वर्षण की संरचना में क्या क्या पाए गए? इसकी लेंथ, विड्थ, इसमें 2 प्रकार की पेशियां, यौनिक कंचुक, श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक धंसा रहता है जो पालियों का निर्माण करता है। प्रत्येक पाली से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इनके अलावा इसमें रक्त वाहिनियां निकलती हैं, तंत्रिका तंतु, अंतराली कोशिकाएं जो स्रावित करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये शुक्रजनन नलिकाएं आ चुकी हैं, और इसी के साथ में इसके अंदर होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी सेल्स भी होती हैं इसके अंदर, जो स्राव अपना डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं। ये इसकी संरचना की बात होती है। इसमें 2 प्रकार की सेल होती हैं, शुक्रजननीय कोशिकाएं और आलंबन कोशिकाएं। शुक्राणु में 2 टाइप्स की सेल, फर्स्ट आती है शुक्रजननीय कोशिकाएं और दूसरी आती है आलंबन कोशिकाएं। शुक्रजननीय कोशिकाएं निर्माण करती है शुक्राणुओं का, शुक्रजनन शुक्राणुओं का निर्माण। इसी के साथ में होती है आलंबन कोशिकाएं। ये आलंबन कोशिकाएं होती हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बोल सकते हैं इन्हें, या जर्म सेल बोल सकते हैं। जर्म सेल्स, ये इन्हीं के अंदर ही होती हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा, 2 काम करती है आलंबन कोशिकाएं, शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा। ये एक हार्मोन स्रावित करती हैं FSH। FSH का पूरा नाम है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच हार्मोन आगे इन शुक्राणुओं के निर्माण में हेल्पफुल होता है और इनहिबिन यानी निरोधी का भी काम करता है। निरोधी का अर्थ होता है रोकना किसी चीज को, और रिलीजिंग, रिलीजिंग का अर्थ होता है उसको स्टार्ट करना। निरोधी और रिलीजिंग का अर्थ होता है मोचक, दो हार्मोन। और ये होता है शुरू करना, शुरू करना। तो शुक्राणु में हमने क्या क्या देखा, और फिर आगे देखते हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं थी, ये शुक्रजनन नलिकाएं ऐसे खुलती हैं शुक्राणु से, और ये आगे मिलकर ये बनाती हैं एपिडिडाइमिस, ये बनाती हैं एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस आगे खुलकर ये एक बना लेता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी आगे शुक्राशय में खुलती है, ये क्या हो जाएगा शुक्राशय। ऐसे होता है इनका सीक्वेंस। अब हम देखते हैं भाई शुक्राणु की संरचना में हमने ये देखा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात थी, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं मेन पॉइंट, आप देखते रहिए विथ डायग्राम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या क्या देखा शुक्राणु में। शुक्राणु में हमने वर्षण में हमने देखा भाई ये दो वर्षण होते हैं। ये उदर गुहा में एक थैलीनुमा संरचना में आवरण, बाहर रोम होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, जोड़ी होती है, दो होते हैं भाई, ठीक है। इन वर्षण का जो आवरण होता है, ये आवरण, इन्हें बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। इस आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, याद रखना आपको। अब बात करते हैं भाई ये शुक्राणु वर्षण में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी, दो प्रकार के कंचुक, एक तो यौनिक कंचुक और दूसरा था श्वेत कंचुक। और ये श्वेत कंचुक इसमें लोब्स बना रहा था, अंदर की तरफ दसा हुआ था। ये 250 से 300 लोब्स बन जाते हैं, लोब जिन्हें बोलते हैं पालियां। और इन प्रत्येक पालियों से निकलती हैं शुक्रजनन नलिकाएं, इन प्रत्येक पाली से निकलती हैं शुक्रजनन नलिकाएं। तो इसकी संरचना हमने देखी भाई, मोटाई, लंबाई, और इसी के साथ में इसमें शुक्रजनन नलिकाएं, वर्षण में शुक्रजनन नलिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं जो लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करी थी, मैंने अभी बताया आपको। अब ये आगे बनाती है एपिडिडाइमिस, ये यहां बनता है एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस आगे कन्वर्ट होता है, इसे कन्वर्टिंग ट्यूब भी बोलते हैं। और ये आगे खुलता है शुक्रवाहिनी, ये जा रही है शुक्रवाहिनी, आगे खुल जाती है शुक्राशय में, ये खुल गई शुक्राशय में, ये हो गया शुक्राशय। और ये होगी शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। ये एपिडिडाइमिस, ये शुक्रजनन नलिकाएं। इन शुक्रजनन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करी, शुक्राणु का मैचुरेशन हो रहा है यानी बन रहे हैं वो। और इसी के साथ में एक आई थी आलम्बन कोशिकाएं, आलम्बन कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित हो रहा था एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही प्रकार के कार्य करता है, या तो शुक्राणु का निर्माण करवाना हो तो उसे मोचक, और शुक्राणु के निर्माण को बंद करना हो उसे निरोधी, इनहिबिन बोलते हैं जिसे। जो आगे शुक्रजनन नलिकाएं एपिडाइमिस कन्वर्टिंग ट्यूब में कन्वर्ट हो गई शुक्रवाहिनी, जो शुक्राशय में खुलती है। इस शुक्राशय के साथ में यहाँ पर अटैच होती है एक ग्रंथि जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ तक क्लियर हुए।
अब इसके बाद में यहाँ पर होता है हमारा मूत्राशय। ये हो गया मूत्राशय। मूत्राशय, ये मूत्राशय होता है उत्सर्जन तंत्र का पार्ट, पर यहाँ पर एक इनका कनेक्टिंग ट्यूब के रूप में जुड़ा होता है यहाँ से मूत्र मार्ग के साथ, इसलिए इसको भी यहाँ पर पढ़ना होता है। अब देखिए मूत्राशय यहाँ से खुल रहा है ये मूत्रवाहिनी में, और यहाँ से बन रही है ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी, और ये दोनों मिलकर आगे जाती हैं, एक कॉमन मूत्र मार्ग बना देती हैं, ये कॉमन मूत्र मार्ग, और ये बन जाता है सीसन। ये बन जाता है सीसन। यहाँ पर एक सेल्स पाई जाती है, उनकी फोल्डिंग होती है यहाँ पर, ये बन गया सीसन। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये हो गया मूत्राशय, यहाँ से मूत्र मार्ग, और ये मूत्र मार्ग आगे खुल रहा है मूत्रवाहिनी में। इसी के साथ में यहाँ पर शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्राणु के ले जाने वाली नलिका शुक्रवाहिनी खुल रही है। तो इस वाले पथ को यहाँ पर ये पथ है, इसे बोलते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी किसे बोला? जहां पर मूत्र मार्ग और शुक्रवाहिनी दोनों मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं, जिसे बोल दिया स्खलन वाहिनी। आगे एक कॉमन पथ होता है जो शुक्राणुओं के लिए भी, जब जनन होता है तो शुक्राणु आते हैं इससे, और जब सामान्य अवस्था में मूत्र आता है इससे। तो यह है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, और ये हो जाएगा सीसन। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्षण की स्टोरी कंप्लीट हुई, इसी के साथ में सारे भाग भी कंप्लीट हो गए। जैसे शुक्रवाहिनी आ चुकी, ये शुक्रवाहिनी ये आ रही। शुक्राशय शुक्राणु को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर करता है। मूत्र मार्ग, मूत्र के लिए और शुक्राणु के लिए कॉमन पथ। सीसन, ये रहा सीसन, एक मांसपेशियों का बना हुआ बेलनाकार अंग। प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि साइड में रहती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ से। इसी के साथ में आता है वर्षण कोश। ये वर्षण कोश बनता है यहाँ पर, वर्षण का बाहरी आवरण, और यहाँ पर एक मोटा आवरण होता है जिसे बोलते हैं अधिवर्षण, अधिवर्षण, और इसे बोलते हैं वर्षण कोश, वर्षण कोश। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वर्षण की स्टोरी कंप्लीट, जिसमें प्राथमिक जननांग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये वर्षण कोश है, ये वर्षण एक थैली नामक संरचना, थैली रूपी संरचना, जो पतला आवरण जिस पर रोम, ये उदर गुहा से बाहर होती है। इसका कारण क्या है? उदर गुहा से हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, पर इसका टेम्परेचर होता है 35 या 36, इससे कम, या मान लो 34-35 डिग्री सेल्सियस। इसका कारण ये है कि शुक्राणु के मैच्योरेशन के लिए, शुक्राणु परिपक्वन के लिए ये टेम्परेचर चाहिए, पर हमारे सामान्य शरीर का तापमान होता है ये, इस तापमान पर शुक्राणु का परिपक्वन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये थैली नामक संरचना, थैली रूपी संरचना में बाहर की ओर उदर गुहा से लटके हुए, ये उदर गुहा, और ये उदर गुहा से नीचे थैली रूपी संरचना में लटके होते हैं। क्यों? इसका टेम्परेचर कम रखना है, तो ये थैली नामक संरचना या थैली रूपी संरचना में बाहर लटक जाएंगे। ये टेम्परेचर अपने सामान्य मानव शरीर से कम होता है। अब बात करते हैं, बात आती है सर्दियों की। सर्दियों में यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर इसी के साथ में अटैच कर देती हैं, यहाँ पर इसको ऊपर कर देती हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से, कम टेम्परेचर में शुक्राणु को मैच्योरेशन नहीं होगा, तो ये शुक्राणु उदर गुहा के साथ में ही अटैच होता है, साथ में स्पर्श हो जाते हैं। तो वो आपको पता है हीट है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाती है, तो हमारे बॉडी का तापमान ज़्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ से आएगी और शुक्राणु को मैच्योरेशन आसानी से हो जाएगा। अब इसके साथ में हम पढ़ेंगे